वेलकम स्टूडेंट्स। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर्स की इस दूसरी क्लास में आप सबका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग जानेंगे ट्राइक, डाइक और यूजीटी के बारे में, इनके बेसिक कंस्ट्रक्शन और वीआई कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइक। ट्राइक में दो वर्ड है, ट्राई प्लस एसी। ट्राई का मतलब है 3 टर्मिनल और एसी का मतलब है एसी स्विच। ठीक है, तो ट्राइक बेसिकली 3 टर्मिनल की डिवाइस है जो कि ये एसी स्विच है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये एक तरह से दो एससीआर का कॉम्बिनेशन होती है। दोनों ही एससीआर जो है वो एक दूसरे के अपोजिट पैरेलली कनेक्ट है और उनका गेट कॉमन है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कोई भी टर्मिनल आपका पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग दोनों में से एक एससीआर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और प्रॉपर गेट अप्लाई करने से हम डिवाइस में कंडक्शन करा सकते हैं। तो इस तरह से ट्राइक जो है दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट कर सकता है। ये सिंबल है आपका ट्राइक का। 3 टर्मिनल है, MT2, MT1 एंड गेट। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ट्राइक को दो एससीआर से दिखाया गया है। पहला एससीआर ये है PNPN और दूसरा इसका जस्ट उल्टा NPNP। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एससीआर हैं, इनको कनेक्ट किया गया है पैरेलली और गेट सबका जो है कॉमन किया गया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एससीआर। एससीआर के कंस्ट्रक्शन में ये आपका 3D व्यू है, ये 2D व्यू है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक P1, N1 और P2 ये 3 बेसिक सबट्रैट हैं। P1 रीजन में ये N जो डिफ्यूज है इट इज N4। P2 रीजन में 2 N डिफ्यूज है, N2 एंड N3। ये टर्मिनल MT2 है which is connected with N4 as well as P1। इसी तरह से गेट टर्मिनल है N3 और P2 से कनेक्ट है और MT1 टर्मिनल है वो N2 और P2 से कनेक्ट है। तो इस तरह के कनेक्शन से क्या फायदा होगा, इसमें आप देखेंगे कि MT2 से अगर करंट फ्लो हो तो ये P से भी थ्रो P1 फ्लो हो सकती है, थ्रो N4 फ्लो हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द बायसिंग। सिंपली गेट करंट यहाँ पे P2 से भी फ्लो हो सकती है और N3 से भी फ्लो हो सकती है। इसी तरह से MT2 में करंट N2 के थ्रू होकर भी हो सकती है और सीधे P2 में भी हो सकती है। तो कई सारे यहाँ मल्टीपल पाथ अवेलेबल है करंट के लिए। डिपेंडिंग ऑन बायसिंग किसी भी पाथ से करंट फ्लो हो सकती है। ठीक है, इसीलिए ट्रैक में दोनों तरफ से करंट का फ्लो होना संभव है। वर्किंग क्या है, इसमें कुल मिला के 4 मोड हैं। पहला मोड है फर्स्ट प्लस। फर्स्ट प्लस का मतलब है पहला क्वाड्रेंट का प्लस मोड, जिसमें MT2 पॉजिटिव होगा, MT1 नेगेटिव होगा, जिससे MT2 से MT1 की तरफ करंट फ्लो होगी। गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे। दूसरा है फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस मोड। इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस मोड से सिर्फ गेट का डिफरेंस है, गेट इसमें नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई होगा। ठीक है, तीसरा है थर्ड क्वाड्रेंट प्लस मोड। इसमें आपका MT2 नेगेटिव है, MT1 पॉजिटिव है और गेट करंट पॉजिटिव है। और फोर्थ मोड है थर्ड क्वाड्रेंट माइनस मोड, जिसमें MT2 नेगेटिव है, MT1 पॉजिटिव है और गेट नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू MT1। ठीक है, तो ये फर्स्ट मोड है, इसमें MT2 टर्मिनल पॉजिटिव है, MT1 टर्मिनल नेगेटिव है और गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है। तो इसमें क्या होगा,
इसमें देखिए जो गेट करंट है ये आपकी गेट करंट है, क्योंकि ये प्लस है तो आपका ये रीजन प्लस में होगा विद रिस्पेक्ट टू MT1। तो P2 और N2 जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस है। तो गेट करंट आपकी ये गेट करंट फ्लो होगी P2 N2 में, और इस गेट करंट से आपका जो SCR स्ट्रक्चर है वो ऑन हो जाएगा और MT2 करंट P1 N1 P2 और N2 से होकर के फ्लो होने लगेगी, यानी MT2 से MT1 की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकेंड मोड है विच इज MT2 पॉजिटिव पहले की तरह ही, MT1 नेगेटिव है। गेट यहाँ पे क्या है, गेट यहाँ पे नेगेटिव है। अब इसमें क्या है कि जो पहले करंट फ्लो होगी वो पहले करंट, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि P2 N4 जो गेट करंट है वो P2 से N4 की तरफ होगी, क्योंकि P2 N4 जंक्शन फॉरवर्ड बायस है। इसकी वजह से P1 N1 P2 N4 से एक करंट फ्लो होती है शुरुआत में, और ये करंट जब बढ़ जाती है तो मेन करंट आपकी जो P1 N1 P2 और N2 से फ्लो होना शुरू होती है वो शुरू होती है। तो पहले ये वाली करंट होगी, फिर ये वाली करंट होगी। तो ये वाला जो सेक्शन है P1 N1 P2 N4 ये कहलाता है पायलट SCR। पायलट का मतलब क्योंकि ये करंट ही बाद में मेन करंट को लीड करती है। ठीक है, मेन करंट को फ्लो होने में स्टार्ट करती है, मेन करंट के फ्लो को स्टार्ट करती है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पायलट SCR। और ये वाला जो सेक्शन है P1 N1 P2 एंड N2 ये सेक्शन क्या कहलाता है, मेन SCR। यानी इसमें एक SCR दूसरे SCR को टर्न ऑन होने में मदद करता है। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट मोड जिसमें MT2 नेगेटिव है, MT1 पॉजिटिव है, गेट करंट पॉजिटिव हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अब की बार आपका ये जो गेट है, गेट इस रास्ते से यानी P2 N2 जो है फॉरवर्ड बायस है, तो गेट करंट आपकी यहां से होगी P2 से N2 की तरफ, और मेन करंट जो है वो आपकी होगी P2 N2 P1 एंड N4। यहाँ पे करंट की जो स्टार्टिंग है वो N2 से निकलने वाले चार्जेस की वजह से होती है, इसीलिए N2 को यहाँ पे रिमोट गेट कहा जाता है। यानी कि इस सेक्शन में जो N2 है इसका काम क्या है, देखिए मेन करंट में इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो N2 है ये शुरुआत में जो है मेन करंट स्टेब्लिश होने में हेल्प करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिमोट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाला जो जंक्शन है ये जंक्शन आपका रिवर्स बायस रहता है, इसको फॉरवर्ड बायस करने में यहां से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इस जंक्शन को ये इलेक्ट्रॉन इतनी दूर से टर्न ऑन करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिमोट गेट। ठीक है, तो मेन आपकी करंट किधर से फ्लो होगी, P2 N1 P1 एंड N3। ओके, ये मोड लेस सेंसिटिव मोड कहलाता है क्योंकि इसमें ज्यादा गेट करंट की आवश्यकता होती है ऑन करने के लिए। नेक्स्ट है आपका फोर्थ मोड यानी थर्ड क्वाड्रेंट माइनस मोड। इसमें MT2 आपका माइनस है, MT1 प्लस है, गेट यहाँ पे माइनस है। तो इस बार क्या है, इस बार आपका P2 N4 फॉरवर्ड बायस है और इसकी वजह से आपका P2 N1 P1 N3 इस रास्ते से करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देती है। तो मेन करंट किधर से फ्लो होगी, P2 N1 P1 एंड N3, P2 N1 P1 एंड N3, और गेट करंट आपकी P2 N4 के थ्रू फ्लो करेगी।
ठीक है, SCR आपका ऑन हो जाएगा। VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR हमने इसमें देखा था। इस SCR में दो क्वाड्रेंट का ऑपरेशन है। क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करते हैं? अगर MT2 टर्मिनल पॉजिटिव है और करंट MT2 से MT1 की तरफ जा रही है तो ये कहलाएगा प्लस V और प्लस I, ये पॉजिटिव करंट एंड पॉजिटिव वोल्टेज। इसी तरह से अगर MT2 नेगेटिव है और यानी कि वोल्टेज MT2 पे नेगेटिव है और करंट जो है MT2 से MT1 की तरफ फ्लो हो रही है तो ये कहलाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये वाला। अगर MT2 नेगेटिव है और करंट MT1 से MT2 की तरफ फ्लो हो रही है तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी तरह से अगर MT2 पॉजिटिव है और करंट MT1 से MT2 की तरफ फ्लो हो रही है तो ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? वोल्टेज और करंट दोनों ही एक ही डायरेक्शन में होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? वोल्टेज और करंट दोनों ही नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने देखे थे दो मोड है, मोड फर्स्ट प्लस और मोड फर्स्ट माइनस। मोड फर्स्ट प्लस में क्या है? ये आपका जो है मोड फर्स्ट प्लस है ये सर्किट। इसमें अगर आप गेट अप्लाई ना करें, गेट को डिस्कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? आपका जो SCR है वो ब्लॉकिंग मोड में होगा और सॉरी SCR ट्राइग आपका क्या होगा? ब्लॉकिंग मोड में होगा और वोल्टेज बढ़ाने से भी करंट में बढ़ोतरी नहीं होगी, तब तक नहीं होगी जब तक कि VBO पे ना पहुंच जाए, ब्रेक ओवर वोल्टेज तक। तो ब्रेक ओवर वोल्टेज पहुंचने के बाद ट्रैक आपका ऑन हो जाएगा और ये ऑन होगा ब्रेकडाउन की वजह से, जो कि आवश्यक नहीं है। और ब्रेकडाउन होते ही आपकी करंट तेजी से बढ़ेगी और वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक है, हम SCR को इस मोड में ब्रेक ओवर वोल्टेज से पहले भी ऑन कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं? गेट करंट के थ्रू, यानी गेट देंगे, गेट करंट अप्लाई करेंगे जैसे जैसे वैसे वैसे आपका ट्रायल इस मोड में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जल्दी ऑन हो जाएगा। गेट करंट आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव गेट करंट कम सेंसिटिव होती है, पॉजिटिव गेट करंट ज्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? आपका बायसिंग रिवर्स हो जाएगी, MT2 माइनस हो जाएगा, MT2 प्लस हो जाएगा। वर्किंग सेम है। अगर हम गेट करंट नहीं अप्लाई करेंगे तो माइनस वोल्टेज बढ़ाते हुए जब तक VBO तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आपका SCR ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर हम गेट करंट अप्लाई करेंगे, प्रॉपर गेट करंट, तो हम VBO से पहले SCR को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ ट्रायल। इन द ट्रायल देयर विल बी सिंगल गेट कंट्रोल कंडक्शन इन बोथ द डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में हम कंडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं विद वन गेट। इफ द वोल्टेज इज डिक्रीज 0 द ट्रायल टर्न्स ऑन। अगर वोल्टेज 0 होता है किसी डायरेक्शन में, यानी कि अगर आपका रिवर्स से 0 हुआ या फॉरवर्ड से 0 हुआ, प्लस से 0 हुआ या माइनस से 0 हुआ, तो SCR और ट्रायक में आपका कंडक्शन रुक जाएगा, ट्रायक ऑफ हो जाएगा। बाई डायरेक्शनल डिवाइस है और ये ठीक ठाक वोल्टेज रेटिंग में अवेलेबल है। बहुत ज्यादा हाई नहीं होता पर एवरेज वोल्टेज रेटिंग में ये अवेलेबल है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? इसमें सिमेट्रिकल कंडक्शन नहीं होता है। सिमेट्रिकल कंडक्शन इसलिए नहीं होता है कि सपोज ये इनपुट वेव है, साइन वेव,
ये पॉजिटिव साइकिल है, ये पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव साइकिल है। तो पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, Mt2 पॉजिटिव होगा, Mt1 नेगेटिव होगा। और अगर हम पॉजिटिव गेट देंगे तो जब गेट करंट अवेलेबल होगी जिस पॉइंट पे, वहां पे ये ऑन हो जाएगा, तो ये हिस्सा हमको जो है मिलेगा, आउटपुट में ये हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ऑफ है। इसी तरह से नेगेटिव साइड में जब हम गेट देंगे तो जिस पॉइंट पे गेट देंगे वहीं पे आपका ऑन होगा, यानी ये हिस्सा मिलेगा और ये हिस्सा हमको आउटपुट में नहीं मिलेगा। अब क्योंकि अगर हम सेम गेट करंट देते हैं, तो हम लोगों ने लास्ट बार डिस्कस किया था इससे पहले कि जो आपका मोड 1 है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, मोड 1 प्लस, और बाकी के मोड में ऑपरेशन उससे कम सेंसिटिव होता है, यानी कि मोड 1 में कम गेट करंट चाहिए होती है ऑन होने के लिए, और मोड 1 माइनस, मोड 3 प्लस और मोड 3 माइनस में ज्यादा गेट करंट की आवश्यकता होती है। इसीलिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में सेम करंट पे आपका ट्रायल जल्दी ऑन हो जाएगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में उसी करंट में आपका ट्रायल देर से ऑन होगा। तो जो आउटपुट पे वेव का हिस्सा है वो दोनों सिमेट्रिकल आइडेंटिकल नहीं होंगे, ऊपर पॉजिटिव का थोड़ा बड़ा होगा और नेगेटिव साइड का थोड़ा छोटा। तो ये इसका ड्रॉबैक है, शेप सिमेट्रिकल नहीं रहती है आउटपुट पे, डीसी पावर में इसका यूज नहीं होता है, और जंक्शन ढेर सारे हैं, इस वजह से इसमें स्विचिंग डिले भी होता है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, फैन स्पीड कंट्रोल। आपके घर में जितने भी रेगुलेटर हैं दे ऑल आर बेस्ड ऑन ड्राइव। छोटी मोटरों के स्पीड कंट्रोल के लिए भी होता है, छोटी एसी मोटर के लिए, डोमेस्टिक लाइट ट्रिमर यानी कि लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल के लिए, और स्मॉल एसी पावर डोमेस्टिक अप्लायंसेस जो घरेलू उपकरण है छोटे, उनमें कंट्रोल के लिए आपका ट्राइक का इस्तेमाल होता है। देन डायक, डायक एक है एसी डायोड स्विच है ये। डायक में दो टर्मिनल हैं, T1 एंड T2। किसी भी टर्मिनल में कोई भी बाइसिंग हो, डायक दोनों ही तरफ टर्न ऑन हो सकता है, बशर्ते इसके क्रॉस वोल्टेज की वजह से डायक में ब्रेकडाउन संभव हो सके। तो ये जस्ट लाइक एवलांचे डायोड। एवलांचे डायोड में क्या होता है कि वो आपका सिंगल डायोड होता है। डायक हम ये मान सकते हैं कि दो एवलांचे डायोड जो है एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट हैं, तो किसी भी बाइसिंग पे दोनों में से एक डायोड में एवलांचे ब्रेकडाउन होगा और शुरू हो जाएगा कंडक्शन। तो डायक क्या है, बेसिकली एवलांचे ब्रेकडाउन डिवाइस है, और दोनों ही तरफ इसमें कंडक्शन पॉसिबल है, इसलिए ये एक एसी स्विच कहलाता है। इसका इस्तेमाल देखिए, कंस्ट्रक्शन आप इसमें देख रहे हैं, ठीक है, ये 1 2 3 बड़ी लेयर है, P1 N2 एंड P2। P1 में N1 रीजन डोप्ड है और आपका Mt1 यानी कि T1 टर्मिनल दोनों से कनेक्ट है, ठीक है। और फिर आपका P2 रीजन में N3 रीजन डोप्ड है, और Mt2 जो है वो N3 और P2 दोनों से ही कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे Mt1 जो है आपका N1 और P1 से कनेक्ट है, और Mt2 जो है वो N3 और P2 से कनेक्ट है। तो आपका करंट का पाथ ये होता है और ये होता है, इस डायरेक्शन में होगा तो ये होगा, इस डायरेक्शन में होगा तो ये होगा, ठीक है। यानी अगर Mt1 से Mt2 की तरफ करंट होगी तो P1 N2 P2 और N3 से होके गुजरेगी, और अगर Mt2 से Mt1 की तरफ करंट फ्लो होगी तो P2 N2 P1 और N1 से होके गुजरेगी, ठीक है। ये सिंबल है आपका टर्मिनल T1 T2। वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक क्या है डायक की, डायक की वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही सिंपल है, दोनों डायरेक्शन में काम करता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी है, ठीक है। दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सेम होते हैं। बाइसिंग की शुरुआत में आपका डायक ब्लॉकिंग स्टेट में रहता है जब तक कि ब्रेक ओवर वोल्टेज तक ना पहुंच जाए। एक बार आपका अप्लाइड वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से अधिक होता है, देन आपका तुरंत ही डायक ऑन जाता है और हैवी करंट
फ्लो होना शुरू होती और डायोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होकर के इसके बराबर पहुंच जाता है। ठीक है, तो सेम इधर भी है, माइनस में वोल्टेज भी अगर आप ब्रेक ओवर वोल्टेज तक ले जाएंगे तो डायोड ऑन हो जाएगा, यानी कि ये डायोड हमेशा ब्रेक ओवर वोल्टेज पे ही ऑन होगा। इसकी डिजाइन इस तरह से की जाती है कि इसका ब्रेक ओवर वोल्टेज बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, जिस जिस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, जिस वोल्टेज पे करंट फ्लो की रिक्वायरमेंट है हमें, उसी ही लिमिट्स में आपका ये ब्रेक ओवर रहे। तो ये डिजाइन पे डिपेंड करता है, अलग अलग डाई की रेटिंग्स में ये ब्रेक ओवर वोल्टेज अलग अलग होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा ट्रायक और एससीआर को ऑन करने के लिए, गेट पे कनेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो एससीआर के लिए भी होता है, ट्रायक के लिए भी होता है। ट्रायक के लिए ज्यादा होता है, इसीलिए कई बार ट्रायक और ट्रायक का कॉम्बिनेशन एक सिंगल पैकेज में भी आता है। ठीक, नाउ यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, नाम से ही दिख रहा है इसमें एक ही जंक्शन है। इसमें ये क्या है, एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। इसका एक टर्मिनल कहलाता है B2, B1 एंड तीसरा टर्मिनल कहता है एमीटर। ठीक है, तो B1 और B2 के बीच में एक N बार होता है पूरा, लाइटली डोप्ड है इसमें, और जो एमीटर है, एमीटर पॉइंट पे एक P रीजन जो है ये डिफ्यूज रहता है इनमें। तो इस तरह से यहाँ पे एमीटर पे एक पीएन जंक्शन बन जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका बार दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ये कहलाता है बेस 2 रीजन और ये कहलाता है बेस 1 रीजन। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कहलाता है बेस 2 का R B2, इसका रेजिस्टेंस कहलाता है R B1 और पूरे बार का रेजिस्टेंस कहलाता है RBB। ठीक है, ये मॉडल है आपका, ये RB2 रेजिस्टेंस ऑफ अपर साइड, RB1 रेजिस्टेंस ऑफ लोअर साइड एंड दिस इज अ पीएन जंक्शन, और ये क्या है, मीटर। ठीक है, B2 से B1 का रेजिस्टेंस कहलाता है RBB नॉट एंड दिस इज इक्वल्स टू RB1 प्लस RB2, RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2 और RB1 अपॉन RBB नॉट, ये जो आपका टर्म है ये नीटा, ये कहलाता है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो हियर। ठीक है, VI कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, VI कैरेक्टरिस्टिक इसकी हम IE और VE के बीच में ड्रॉ करते हैं, यानी एमीटर वोल्टेज और एमीटर करंट। लेट अस सी, यहाँ पे क्या है, हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है B2 और B1 के बीच है, दिस इज VBB, और इसी वोल्टेज से RE के थ्रू हमने एमीटर को भी बैस किया है। ठीक, अब हम यहाँ पे RE को अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह यूज करें या फिर हम इस वोल्टेज को वेरिएबल वोल्टेज यहाँ पे यूज करें, दोनों में से एक कर सकते हैं। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक में देखें तो यहाँ पे ये आई है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या है, एमीटर वोल्टेज है। तो अगर अब यहाँ पे देखिए, ये एक पीएन जंक्शन है, ये आपका पॉइंट सपोज P है, या मिड पॉइंट M मान लेते हैं, ये मिड पॉइंट है। ठीक, ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायस कब होगा, इसमें करंट का फ्लो होगी जब इस पॉइंट का पोटेंशियल यहां से ज्यादा हो, और कितना ज्यादा हो,
0.7 वोल्ट ज्यादा होना चाहिए। 0.7 वोल्ट क्या है? ये इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है। आपने डायोड में देखा होगा, डायोड कैरेक्टरिस्टिक देखी होगी। तो डायोड कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है? दिस वन, ये आपका जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, डायोड में शुरुआत में बहुत कम वोल्टेज, बहुत कम करंट फ्लो होती है, दिस इज आई एंड बी, और फिर पिंच ऑफ वोल्टेज आता है एक, या कट इन वोल्टेज जिससे बोलते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपका डायोड ऑन हो जाता है और करंट बहुत तेजी से फ्लो होती है। तो ये वाला जो वोल्टेज है ये 0.7 टू 1.2 के आसपास होता है। ये आपको याद आया ना? तो सिमिलरली ये जो आपका वोल्टेज 0.7, ये फॉरवर्ड मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज है जिसपे आपका डायोड ऑन हो सके। यहाँ का पोटेंशियल, मिड पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर है? नीटा इंटू वी बी बी। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। तो इस डायोड को ऑन होने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए होता, कितना वोल्टेज चाहिए होता मिनिमम एमीटर पे? ये चाहिए होता Vp के बराबर, एंड दिस इज 0.7 प्लस नीटा Vbb। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज आपका जब शुरुआत में जीरो रहेगा, तो यहाँ पे अगर जीरो वोल्टेज है और यहाँ का वोल्टेज है नीटा Vbb, तो इसकी वजह से क्या होता है, डायोड आपका रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस की वजह से इसमें नेगेटिव करंट फ्लो होती है, ये वाली करंट, रिवर्स करंट। फिर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, और वोल्टेज को बढ़ाने के बाद जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं, आपकी पहले रिवर्स करंट कम होती है, फिर रिवर्स करंट जीरो होती है और फॉरवर्ड करंट फ्लो होना शुरू होती है। लेकिन Vp से पहले तक फॉरवर्ड करंट बहुत ज्यादा नहीं होती है, ये वाली। ठीक है, Vp पे आकर के, इस Vp पॉइंट पे आकर के जब पोटेंशियल Vp जो है ये हो जाता है, एमीटर का पोटेंशियल 0.7 प्लस नीटा Vbb, तो आपका ये डायोड ऑन हो जाता है। ठीक है, अब ऑन हो गया, तो ऑन होने से क्या है कि यहां से चार्ज कैरियर RB1 में, यानी कि बेस रीजन में आने लगते हैं, बेस वन रीजन में, और इन एक्सेस चार्ज कैरियर की वजह से बेस वन रीजन का चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ने से बेस वन रीजन का रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है, और रेजिस्टेंस ड्रॉप होने की वजह से इसके क्रॉस वोल्टेज भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम Vp के बाद देखेंगे, जैसे ही आपका ये डायोड ऑन हुआ, वैसे ही बेस वन का जो है चार्ज कंसंट्रेशन कम हो गया और बेस वन का रेजिस्टेंस कम हो गया। रेजिस्टेंस कम होते ही क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और वोल्टेज ड्रॉप होते ही कहां पहुंच जाएगा, वैली पॉइंट पे। वैली पॉइंट वो पॉइंट है जब आपका एमीटर का वोल्टेज, देखिए यहां से यहां तक आप करंट तो बढ़ रही है, लेकिन करंट के साथ वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो ये जो रीजन है जब करंट बढ़ने से वोल्टेज ड्रॉप होता है, इस रीजन को हम बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ठीक है, करंट बढ़ाने से वोल्टेज ड्रॉप होता है, कब तक ड्रॉप होगा, इस पॉइंट तक, यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज हो जाएगा, और ये मिनिमम वोल्टेज है 0.10 VBB। इस मिनिमम वोल्टेज के बाद यहाँ पे क्या होता है कि करंट की वजह से सारे पूरा फुल स्ट्रेंथ के चार्ज कैरियर आपके RB1 में आ चुके होते हैं, बेस वन रीजन में। अब और अगर करंट बढ़ाएंगे तो बेस वन रीजन में चार्ज कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा, वो स्थिर हो जाता है, और इस सिचुएशन को बोलते हैं सैचुरेशन। ठीक है, यानी कि अगर हम करंट और बढ़ाएंगे तो बेस वन रीजन में चार्ज कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा, चार्ज कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस फिक्स हो जाएगा, और जैसे ही रेजिस्टेंस फिक्स हो जाएगा, आपका
जो है बेस वन रीजन नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा और ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। अब अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज में भी जो है लीनियर बढ़ोतरी होगी, प्रोपोर्शनल बढ़ोतरी होगी। ठीक है, नॉर्मल ओम्स लॉ। तो ये आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक 3 सेक्शन में है, कट ऑफ, नेगेटिव रेजिस्टेंस और सैचुरेशन। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर यूजेटी का एक एप्लीकेशन है और इसका इस्तेमाल पल्सेस जनरेट करने के लिए होता है, जो पल्सेस फर्दर एससीआर या ट्राइब को टर्न ऑन करने में यूज होती, गेट पे अप्लाई होती है। ठीक है, इसमें you can see that the relaxation oscillator is an application of unijunction oscillator. RE charges C until peak point। अभी हम इसका सर्किट देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि अगर इस पॉइंट का ये आपका VE है, ठीक है, VE का जो वोल्टेज है वो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज के बराबर होता है। तो अगर आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज है तो उस डायरेक्शन, उस समय V की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब जब पावर सप्लाई ऑन होगी तो क्या होगा, ये कैपेसिटर आपका RE के थ्रू चार्ज होना शुरू हो जाएगा। क्यों इधर चार्ज शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका ये जो एमीटर है ये ऑफ है अभी। ठीक है, यानी यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाएगी और जब कैपेसिटर चार्जिंग की वोल्टेज VP के बराबर पहुंचेगी, ठीक है, VP के बराबर पहुंचती है तो क्या होता है कि आपका एमीटर का जो जंक्शन है ये ऑन हो जाता है। लास्ट टाइम में देखा कैरेक्टरिस्टिक में। और जैसे ही एमीटर का जंक्शन ऑन होता है, बेस वन रीजन का रेजिस्टेंस तेजी से ड्रॉप होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस RB1 क्या होगा, ड्रॉप होगा तेजी से। और अब आपका कैपेसिटर यहाँ से चार्ज ना होकर के इस सर्किट के थ्रू क्या हो जाएगा, इस सर्किट के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि जब चार्ज हो रहा था तो चार्जिंग जो टाइम होता है, चार्जिंग टाइम है RE इंटू CE। तो ये RE की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो चार्ज होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। डिस्चार्जिंग का जो टाइम है, डिस्चार्जिंग का टाइम है RB1 इंटू CE। और RBN की वैल्यू जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत कम है। बहुत कम वैल्यू की वजह से जो डिस्चार्जिंग का टाइम है वो बहुत शॉर्ट पीरियड में होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कैपेसिटर चार्ज होगा, स्लोली VP तक पहुंचेगा। VP के बाद आपका एमीटर ऑन हो जाएगा, यानी एमीटर बेस करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी और फिर ये तेजी से डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज कहाँ तक होगा, VBB तक। ठीक है, VB तक यानी वैली वोल्टेज तक। डिस्चार्ज वोल्टेज कहाँ तक जाएगा, वैली वोल्टेज तक। और वैली वोल्टेज पे पहुंचने पे आपका एमीटर बेस फिर से रिवर्स बायस हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा और कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिपीटिशन में आता रहता है, बार बार ये रिपीट होगा पीरियड के साथ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर। तो जब आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तब बेस वन के क्रॉस कोई करंट नहीं होती है, लेकिन जब कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होता है तो बेस वन के क्रॉस हम जो है डिस्चार्जिंग करंट फ्लो होती है और इस डिस्चार्जिंग करंट की वजह से इसके क्रॉस हमको ये वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। ये शॉर्ट ड्यूरेशन की वोल्टेज हमको मिलती है जब तक कि आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो हर बार जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो हमको बेस के क्रॉस ये वोल्टेज पल्सेस मिलती है। इसलिए अब यहाँ पे क्या है कि शॉर्ट वोल्टेज मिली, फिर चार्जिंग टाइम के बीच में ये कोई भी वोल्टेज आउटपुट पे नहीं है, तो ये रिलैक्स हो गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। इसकी फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं, दिस फ्रीक्वेंसी, दिस इज F, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन RC।
नेचुरल लॉग 1/1 माइनस ईटा, ये एक एग्जांपल है। ये 26421 2647 एक यूजेटी है, मॉडल है, उसकी रेटिंग, उसकी वैल्यूज कुछ दी हुई है और उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलेक्सेशन ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की गई है। मोटे मोटे तौर पे इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपकी होती है f इक्वल्स टू 1 अपॉन आर ई सी ई, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे, बट एग्जैक्ट जो इक्वेशन है वो आपकी ये है, ठीक। तो ये अभी हमारे डिवाइसेस यहाँ पे तीनों खत्म होती है। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कुछ भी डाउट है तो आप जो है व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।